हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था आपका सीजी एबीईओ पेपर 2 का यूनिट 4 में हमने स्टार्ट क्या किया था तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया है, पार्ट 2 देख लिया है। आज हमें क्या देखना है तो आज हमें पार्ट 3 देखना है। किसका? तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 का पार्ट 3 देखना है। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं उसका आप वो सभी वीडियोस आपको एबीईओ नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, यदि आपने नहीं देखा है तो। साथ में यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 उसी का कंटिन्यूएशन है। यदि आप बीच से देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले जो वीडियोस हो चुके हैं, जो डल चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 इस 1986 वाली शिक्षा नीति के, उसके बाद ही ये वाले लेक्चर को देखिए, जिससे आप एक लिंक को स्थापित कर पाएँ कि अच्छा इसके बाद ये है, तब जा कर के आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या देखना है? वोकेशनलाइजेशन, व्यावसायिकीकरण। ये क्या होता है? तो द पॉलिसी कंसिडर्ड नेसेसरी द इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमिक वेल प्लान्ड एंड रिगरस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। क्या बताया जा रहा है कि नीति को व्यावसायिक शिक्षा के प्रणालीगत, सुनियोजित और कठोर कार्यान्वयन की शुरुआत आवश्यक समझी गई। नीति ने क्या समझा? तो नीति ने व्यावसायिक शिक्षा, नीति ने व्यावसायिक शिक्षा के प्रणालीगत, सुनियोजित और कठोर कार्यान्वयन की शुरुआत को आवश्यक समझा। इसका मतलब कि आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो 1986 की शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसने व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया अपना। किस पर? वोकेशनल एजुकेशन पे भी उसने जो है एम्फसाइज किया है। वोकेशनल एजुकेशन समझ में आ रहा है? वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? जिसे पढ़ करके अब हमें नौकरी मिल जाए, ऐसी शिक्षा जिसे पढ़ करके हमें नौकरी मिल जाए। जैसे कि हम कुछ चीज़ काम सीख लेते हैं, तो काम सीखने के बाद डेफिनेटली जो है अब ये वाली नौकरी हम करें। अब कोई पूछ रहा है कि आपको क्या काम आता है, तो हम बता देंगे कि हमें ये काम आता है, तो बस वही वाली शिक्षा है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है। तो व्यावसायिकीकरण व्यक्तिगत रोजगार क्षमता को बढ़ाने, देखिए क्या लिखा है कि रोजगार क्षमता को बढ़ाने, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम करने और विशेष रुचि या उद्देश्य के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए एक विकल्प प्रदान करने में मदद करता है। किस में मदद करता है समझते हैं हम। वोकेशनलाइजेशन हेल्प्स टू एनहांस इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमने ये पढ़ा है तो हमको जॉब मिल रही है। ठीक है, अब जैसे कि आप समझो ऐसा कि जैसे कि बहुत सारी जॉब में ये होता है कि यदि कोई पीजीडीसी है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है और उसको जॉब मिल जाएगी। इसका मतलब वो कौन सी शिक्षा हो गई? वो हो गई व्यावसायिक शिक्षा हो गई। क्या हो गई? वोकेशनल एजुकेशन। अब ऐसा समझो कि जैसे कि एनआरएलएम होता है, ठीक है, तो एनआरएलएम के तहत में क्या होता है? नेशनल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, आजीविका मिशन जिसे हम बोलते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। उसके अंतर्गत क्या जाता है? तो उसके अंतर्गत लोगों को क्या किया जाता है कि उन्हें उनके स्किल डेवलप करवाए जाते हैं। क्या करवाया जाता है? स्किल डेवलप। अब यदि किसी को टेलरिंग पसंद है तो बिल्कुल उसको वो सिखा देंगे। मतलब ऐसा सिखाना है कि वो हमको रोजगार उपलब्ध करा। छोटा सा छोटा कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारी सोच छोटी बड़ी बस हो जाती है कि अरे ये काम करेंगे क्या, ये नहीं अच्छा नहीं है। अब ये आप जान लो कि इंसान यदि छोटा अपने आप को ये मान करके चला है कि मैंने छोटा काम किया तब वो छोटा है। अदरवाइज तो आजकल तो ऐसा है कि लोग यदि चाय भी बना रहे हैं ना तो वो भी बिजनेस फील्ड में, तो बेस्ट क्वालिटी की चाय बनाइए। यदि टेलरिंग का काम कर रहे हैं तो ऐसा टेलरिंग का काम करेंगे कि हर कोई हमसे बनवाने है।
ऐसा कार्य होता है। पढ़ा रहे तो ऐसा पढ़ाइए कि मतलब हर कोई आपको आपकी सराहना करे, केवल इसलिए नहीं कि लोग सराहना करें, आप खुश हैं कि नहीं उसके लिए कार्य कीजिए, उसके लिए कार्य। तो कुछ भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी सोच छोटी बड़ी हो जाती है। बस वही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, हमें रोजगार, हमारी रोजगार क्षमता को बढ़ावा देता है। क्या, तो जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि क्यों, क्योंकि हमें ये काम आता है तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई। और क्या होगा, टू रेड्यूस द मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में डिमांड है पीजीडीसीए स्टूडेंट्स की और यहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं पीजीडीसीए, वैकेंसी आई भी और वो क्लोज हो गए। क्यों, क्योंकि बच्चे ही नहीं है वहाँ पे। समझो, ठीक है, ये हो गया। यानी कि ये यदि आपके पास में कौशल है, आपके पास में स्किल है, आपने व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण किया है, तो बिल्कुल यदि आपकी डिमांड की, यदि आपने जो पढ़ा है, मार्केट की जो डिमांड है आपके पास में है, आप बिल्कुल अप्लाई करोगे और आपका हो जाएगा। वो होता है, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई की जो मिसमैच है उसको कम करता है। और स्किल्ड मैन पावर, यानी कि मार्केट में ज़रूरत किसकी है, मार्केट में ज़रूरत है जो स्किल्ड मैन पावर है, यानी कि जो कौशल, जो जिनको स्किल्ड है, यानी कि जो कि कौशल उनको आता है, कुछ चीज़ उनको आती है, कार्य उनको आता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या आता है, आप बोलोगे कि मैं तो मास्टर्स हूँ, मैं तो मास्टर। अरे भाई ठीक है, आता क्या है ये तो बताओ। क्यों, क्योंकि आप काम करने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आता क्या है। हम तो बोल देंगे कि हम तो ग्रेजुएट हैं, हमने ये किया है, ठीक है, आप सब बोलेंगे आपको क्या आता है करना, तो बोलोगे नहीं। वो पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर चलाना आता है, आप बोलोगे नहीं आता है, नहीं आता है। आपको एमएस ऑफिस में वर्क करना आता है, नहीं आता है। आपको पीपीटी बनाना आता है, नहीं आता है। वर्ड में काम करना आता है, नहीं आता है। एक्सेल आता है, नहीं आता है। हम तो लेकिन ग्रेजुएट हैं, हम तो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये क्या हुआ, डिमांड तो थी कि एमएस ऑफिस आता है क्या, पीपीटी बनाना आता है, वर्ड में वर्क करना आता है, एक्सेल में आता है, स्प्रेडशीट में काम करना आता है, नहीं आता है। तो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब जब वोकेशनल एजुकेशन है कि हमने तो पढ़ रखा है, अब बिल्कुल जो भी डिमांड है हम उसको बिल्कुल फुलफिल करने में रेडी हैं, तैयार हैं, ठीक है। तो समझ यहाँ पे आपको केवल व्यावसायिक शिक्षा का मैं अर्थ बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव फॉर दोज इंटेंडिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन विदाउट पर्टिकुलर इंटरेस्ट और पर्पस, विदाउट पर्टिकुलर इंटरेस्ट और पर्पस। फिर क्या है, टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फॉर दोज इंटेंडिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन। और क्या करना है कि उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए एक विकल्प की तरह है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लोगों के लिए एक विकल्प की तरह है। क्यों, क्योंकि यदि हमने ये पढ़ लिया है तो जब भी ये चीज़ की, अब ऐसा समझो कि अब जैसे कि एबीओ की वैकेंसी आने वाली, अब लोग कुछ लोग तो बस इसी डाउट में, इसी डायलेमा में कि पीजी रहेगा या बीएड रहेगा या दोनों रहेगा, और इसी नाम पे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, केवल इसी नाम पे लोग पढ़ नहीं रहे। और पता चला कि वहाँ पे पीजी है, बीएड है, पता नहीं, ये तो मतलब कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलने वाला है कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ये इसी केवल इस डायलेमा में लोग जी रहे हैं कि होने क्या वाला है, और इसलिए वो पढ़ नहीं रहे। मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आई, एक ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम आपके सामने आया जो कि इतनी आसानी से, जिसकी वैकेंसी तो निकलती ही नहीं है, जिसकी वैकेंसी इतने सालों बाद आई है, तो आपको करना क्या, आपको बस पढ़ना है, और कुछ करना है क्या, नहीं करना है। लेकिन हम तो डायलेमा में जी रहे हैं, हम तो केवल इस दुविधा में जी रहे हैं कि होने क्या वाला है, तो होने क्या वाला नहीं है। अब जिन्होंने बीएड किया वो लोग बड़े खुश होंगे कि अरे वाह, हम तो बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा तो बिल्कुल हो ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, क्योंकि उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक फ़ायदा मिल गया। क्या फ़ायदा मिल गया, अब जिन्होंने पीजी किया है वो भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, उनको फ़ायदा मिल गया। क्या फ़ायदा मिल गया कि वैकेंसी आने वाली है। समझो इस बात को, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए यह विकल्प की तरह है कि हम यदि ये पढ़े रहेंगे तो मार्केट में यदि कभी भी इसके लिए डिमांड होगी तो हम बिल्कुल फुलफिल करेंगे उस वैकेंसी के लिए। समझ गए। अदरवाइज़ 12वीं पढ़ के छोड़ देते, अदरवाइज़ ग्रेजुएट होकर के छोड़ देते। लेकिन आप लोग क्या किए हो, आप लोग पीजी हो, आप लोग बीएड हो। ये होती उच्च शिक्षा के लिए विकल्प के रास्ते खोल देता है क्या, व्यावसायिक शिक्षा।
ये होता है व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, तो यदि अब ये मैंने इतना डिटेल से क्यों बता दिया आपको, इतना डिटेल से इसलिए बताया कि आगे आने वाली जो जितनी शिक्षा नीति है उसने वोकेशनल एजुकेशन पे अपने ध्यान केंद्रित ना केवल किए हैं बल्कि इसके लिए प्रावधान बनाए हैं। जैसे कि 2020 की शिक्षा नीति उसने प्रावधान भी बनाए हैं वोकेशनल एजुकेशन, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल्ड में बताया है वोकेशनल एजुकेशन के को, जिससे आप भूलो नहीं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। आगे बढ़े हम लोग कि क्या होता है वोकेशन, आगे और क्या बताया है 1986 की शिक्षा नीति ने। तो वोकेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी इज अ डिस्टिंक्ट स्ट्रीम intended to prepare students for identified occupation spanning several areas of activity। एनईपी मतलब मैंने आपको बता दिया शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, ठीक है, के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा एक अलग धारा है। अभी कौन सी धारा है देखते हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों को गतिविधि के कई क्षेत्रों में फैले पहचाने गए व्यवसायों के लिए तैयार करना है। कि आपको बिल्कुल पता है कि मार्केट में ये जॉब है, ये स्ट्रीम्स है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर लियो, आप उसके लिए पढ़ लियो, आपने उच्च शिक्षा ग्रहण कर रखी है। ये होता है, क्या होता है, अब 12वीं तक ही लोग पढ़ के छोड़ देते हैं ना, लेकिन फिर भी लोग देखो कोई BE BTech करता है, कोई BA कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, कोई प्लेन BSc कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, कोई IT में कर रहा है, मतलब अलग अलग फील्ड, कोई BCA कर रहा है, कोई MCA कर रहा है, मतलब अलग अलग फील्ड है। ठीक है, तो ये क्या व्यावसायिक शिक्षा के ही ये सब पूरे सब स्ट्रीम्स हैं, जो कि हम क्या बोल सकते हैं, अलग अलग धाराएं हैं उसकी, इसी को बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, फिर क्या है कि फ्रॉम क्लास 1 to 5 सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जिसे SUPW एंड वर्क एक्सपीरियंस बी मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। कक्षा 1 से 5 तक सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और कार्य अनुभव को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए। ये किसने कहा, तो ये 1986 की शिक्षा नीति ने कहा। क्या कहा कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य को socially useful productive work and work experience be made an integral part of the curriculum। पाठ्य चर्चा का अभिन्न अंग किसे बना दीजिए, तो पाठ्य चर्चा का अभिन्न अंग सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य एवं कार्य अनुभव को बना दीजिए। ये किसने कहा, तो 1986 की शिक्षा नीति ने कहा। याद रखोगे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक जो वर्ड में ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, जहाँ पे जोर दे करके बोल रही हूँ, तो इसका मतलब वो चीज़ को आपको याद करने के शब्द हैं। ये एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बोली कि बार बार जिस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक, अलग यानी कि वो अलग करता है, किसको अलग करता है कि एक शिक्षा नीति की पहचान है। किस अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो 1986 की शिक्षा नीति, तो उसने क्या कहा कि व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, बिल्कुल दे दिया। फिर उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा किस किस रूप में हम ग्रहण करते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक क्या होना चाहिए, जो सामाजिक रूप से उत्पादक कार्य हैं वो एवं कार्य अनुभव को क्या कर दो, अपनी जो पाठ्य चर्चा है, जो कैरिकुलम है, उसका पार्ट बना दो, इंटीग्रल पार्ट बना दो, अभिन्न अंग बना दो। फिर क्या बताया गया, at the middle stage the work experience program should aim at developing confidence and sufficient psychomotor skills to students through certain occupational training courses। अब क्या किया जाए, पहले तो पढ़ करके आ गए, बिल्कुल पढ़ लिए, अब क्या करना है, तो मध्य स्तर पर अब क्या करें, पहले तो क्या कर दिए, पहले पढ़ा डालें, यानी कि पाठ्य चर्चा का अंग बना दिए। अब क्या करें मध्य स्तर पर, तो कार्य अनुभव कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास और पर्याप्त मनोप्रेरक कौशल विकसित करना होना चाहिए। अब क्या करना है, अब मध्य स्तर पर आ गए बच्चे, अब क्या करना है, वहाँ पे ना कार्य अनुभव कार्यक्रम लेकर के आओ। कार्य अनुभव कार्यक्रम कैसे लाओगे, तो कार्य अनुभव कार्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण या प्रशिक्षित करो कि अच्छा ये काम है, उनको प्रोजेक्ट दे दो। अब बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स में जैसे कि आप लोग ऐसे समझो, हो सकता है आपके स्कूल में भी होता रहा होगा, जैसे कि मेला लगता है, ठीक है, बच्चों को बोला जाता है कि आप स्टॉल रखो।
स्टॉल रखो तो बच्चे लोग अपना अपना स्टॉल रखते हैं, स्टॉल में वो बेचते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ खाने की चीज़ हो, कुछ गेम्स हो गया, इस तरीके से स्कूल्स में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो उसको आनंद मेला बोलते हैं, ठीक। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे स्टॉल रखें, अब उनको वो स्किल आ रही, कौन सी स्किल आ रही कि चीज़ों को वो कैसे बेटर वे में बेच सकते हैं, बेचने के अलावा वो कैसे अपने स्टॉल को मैनेज कर सकते हैं, कैसे वो बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है, वहाँ पे मैनेजमेंट करना है, वहाँ पे कैसे आप लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, कैसे उसके बाद में आप वहाँ पे प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हैं, तो ये सभी बातें बच्चे सीख रहे हैं। तो ये क्या है, एक ट्रेनिंग का पार्ट हो जाते हैं। किस ट्रेनिंग का पार्ट हो जाते हैं, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं। ये क्या होता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं। तो बस यही बताया गया कि मध्य स्तर पर क्या करो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेकर के आओ। उससे होगा क्या, तो बच्चों में आत्मविश्वास जगेगा। क्या होगा, आत्मविश्वास जगेगा। और क्या होगा, तो पर्याप्त मनोप्रेरक कौशल विकसित होंगे, यानी कि साइकोमोटर स्किल्स डेवलप होंगी स्टूडेंट्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, ग्रेजुएट्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज, graduates of vocational courses should be given opportunities under predetermined conditions for professional growth and career improvement. Non-formal, flexible and need-based vocational programs should be made available to neoliterates. क्या बोला जा रहा है कि व्यावसायिक विकास और करियर में सुधार के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकों को पूर्व निर्धारित शर्तों के तहत अवसर दिए जाने चाहिए। अवसर तो मिले, अवसर मिलने चाहिए। फिर क्या है, नव साक्षरों को अनौपचारिक, लचीला और आवश्यकता आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नव साक्षरों को क्या करो, अनौपचारिक, लचीला और आवश्यकता आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने चाहिए। एकदम सामान्य है, बस आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि वोकेशनल एजुकेशन की बात 1986 की शिक्षा नीति ने कही। पहले से लेकर के 5वीं तक उन्होंने बताया कि समाज के लिए उपयोगी उत्पादक कार्य को ला दो एवं कार्य अनुभव को पाठ्य चर्चा में शामिल कर दो। फिर उसके बाद मध्य स्तर में उन्होंने क्या कहा, तो मध्य स्तर के लिए कहा कि अब यहाँ पे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लेकर के आओ। होगा क्या, तो आत्मविश्वास जगेगा बच्चों में। ठीक है, तो ये वाली बात आपको बिल्कुल याद रखनी, याद रखोगे आप लोग। हम आगे बढ़ जाएं क्या, कि देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। Neoliterate youth who have completed primary education, school dropouts person, engaged in work, unemployed or partially employed person, special attention in this regard should be given to women. क्या बताया जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके युवा, स्कूल छोड़ने वाले, काम में लगे व्यक्ति और बेरोजगार या आंशिक रूप से नियोजित व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इन्होंने बताया है कि अनौपचारिक, लचीला, आवश्यकता आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया गया, इस संबंध में महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने आपको क्या बताया था, कल के सेशन में हमने क्या देखा कि इस शिक्षा नीति ने जो 68 की शिक्षा नीति आई थी, जो यानी कि 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, उसने केवल बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सबको समान अवसर प्रदान करेंगे, शिक्षा का समान अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन करना कैसे ये नहीं बताया उन्होंने। 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उन्होंने बताया कि पहली बात तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया हम विमेन को टारगेट किए, हम SC ST OBC माइनॉरिटीज़, हैंडीकैप्ड, हर किसी को टारगेट किए, बिल्कुल उन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि केवल हम इनको टारगेट नहीं किए हैं, हम इनको आगे कार्य क्या करने वाले, ये भी 1986 की शिक्षा नीति ने बताया। इसीलिए प्राथमिक स्तर के लिए इन्होंने क्या बता दिया, कल हमने सब कुछ देखा है, उसको देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो प्राथमिक स्तर के लिए कल के वीडियो में और जो पार्ट 1 था उसमें हमने पूरा कवर अप किया है। तो उसमें क्या बताया गया कि हम बच्चों को स्कूल में लाने के लिए क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला दो। ठीक है, जब बच्चे देखेंगे ब्लैक बोर्ड में पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो ये सब बातें इन्होंने की। फिर उसके बाद अब ये क्या बोलते हैं कि महिलाओं के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा की बात इन्होंने कही, याद रखोगे आप लोग। इसीलिए बोला गया कि महिलाओं को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के लिए भी इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात
कही है। अब आ जाइए हायर एजुकेशन में, वोकेशनलाइजेशन हो गया, अब आ जाओ हायर उच्च शिक्षा की बात के लिए। उच्च शिक्षा के संबंध में ये क्या बोलते हैं, तो हायर एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर as far as a country is concerned because it provides people with an opportunity to reflect on the critical social, economic, cultural, moral and spiritual issues facing humanity। उच्च शिक्षा क्यों अनिवार्य है, उच्च शिक्षा किस लिए ज़रूरी होती है, हायर एजुकेशन के क्या अपने रेलेवेंस है, तो ये बताया गया कि जहाँ तक किसी देश का संबंध है तो उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। क्यों है, तो देखते हैं। क्योंकि यह लोगों को मानवता के सामने आने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है। आप पढ़े लिखे हैं, आप सोच सकते हैं, आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की, क्या केवल आपने किताबी ज्ञान को पढ़ा, क्या आपने अपने जीवन में और कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा, तो नहीं, आपने जब उच्च शिक्षा की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो आपने अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा है। अब उसको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई जब करोगे तो होगा क्या, तो जो समाज के सामने, जो मानव जाति के सामने जितनी भी जो समस्याएं हैं, आप उसका एक क्या बनोगे, आप उसके लिए एक आंसर के रूप में आओगे, यानी कि आप समाधान के रूप में बन करके उभरोगे। कैसे, जो जैसी कि चिंताएं हैं और वो कैसी, जैसे कि सामाजिक हो गई, आर्थिक रूप से हो गई, सांस्कृतिक हो गई, नैतिक, आध्यात्मिक मुद्दों पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है। क्या, तो उच्च शिक्षा प्रदान करती है। ये किसने माना है, तो ये 1986 की शिक्षा नीति ने माना है। फिर उसके बाद क्या बताया गया, यह विशेष ज्ञान और कौशल के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है, राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है। अब कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ाई तो उतनी अच्छी पोस्ट, उतनी अच्छी इनकम, जब अच्छी इनकम तो राष्ट्र के विकास में भी मदद मिल रही है कि नहीं, बिल्कुल मिल रही। तो बस वही बात बताई गई है, ठीक है। तो 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने उच्च शिक्षा पर विशेष रूप से स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्य पर महत्व दिया है। किस पर इसने एम्फसाइज किया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशनल डेवलपमेंट विच what contributes to the national development, higher education contributes to the national development, is it clear to everyone, through dissemination of specialized knowledge and skills, ठीक है। Then the national policy on education of 1986 had led importance on higher education, particularly graduate, postgraduate and research work। उच्च शिक्षा, कौन सी उच्च शिक्षा, तो केवल 10वीं 12वीं पढ़ लिए तो वही है उच्च शिक्षा, तो नहीं, वो तो उच्च शिक्षा नहीं। तो इसने कौन सी उच्च शिक्षा को माना है, तो उच्च शिक्षा जो ग्रेजुएट होती है, यानी कि स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्य, graduation, post graduation and research work are considered to be the higher education as per NPE 1986। Is that clear to everyone? क्या आप सभी को क्लियर है कि स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्य 1986 की शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, इसने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया देखते हैं। इट सजेस्टेड दैट ऑटोनोमस कॉलेज शुड बी एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू यूजीसी डायरेक्टिव्स। इसने क्या बोला, तो इसने सुझाव दिया कि यूजीसी के निर्देशों के अनुसार स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए, स्वायत्त कॉलेजों के, ऑटोनोमस कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। क्या है, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि विश्वविद्यालय आदि जैसे तकनीकी संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एसेट्रा शुड बी सेटअप। इसने क्या बोला कि यूजीसी एज पर द गाइडलाइन ऑफ द यूजीसी, और वी कैन से एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द यूजीसी ऑटोनोमस कॉलेज शुड बी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि यूजीसी के निर्देशों के अनुसार क्या होना चाहिए, तो स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। जैसे कि साइंस कॉलेज हो गया, क्या है, ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। साइंस कॉलेज रायपुर क्या है, तो ऑटोनोमस कॉलेज है। तो इसी प्रकार से, अब मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसने क्या बोला 1986 की शिक्षा नीति ने कि स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना होनी। फिर उसके बाद इसने तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया है, तकनीकी शिक्षा में तकनीकी संस्थानों पर भी बल दिया, और वो तकनीकी संस्थान जैसे कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कृषि विश्वविद्यालय,
ठीक है, आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स वॉज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग इनोवेशन इन द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। व्यावसायिक कौशल का विकास भी महत्वपूर्ण था। उच्च शिक्षा प्रणाली में नवाचार लाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने, यानी कि व्यावसायिक कौशल का विकास भी महत्वपूर्ण था, यानी 1986 के अनुसार ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, तो व्यावसायिक कौशल का विकास, फिर उच्च शिक्षा प्रणाली में नवाचार लाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। नवाचार जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि मार्केट की डिमांड क्या है, आखिर चल क्या रहा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो पढ़ाया जाए ना, वो पढ़ाया जाए। क्यों? तभी तो सिलेबस बदल जाते हैं, तभी तो कैरिकुलम चेंज हो जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? नहीं तो ऐसा हो ना कि जो पुराना चल रहा है अब केवल वही चलता रहे, नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें भी बदलती रहती, समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? इसलिए होते रहते हैं जैसे डिमांड और सप्लाई को फुलफिल कर सके, डिमांड और सप्लाई को ना केवल फुलफिल कर सके बल्कि नवाचार होना चाहिए। इसीलिए तो रिसर्च पेपर्स आते हैं, पीएचडी एमफिल ये सब जब किया जाता है, रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? जिससे नवाचार आ सके, रिसर्च हो सके डिफरेंट फील्ड में। है तो केवल वही चीज़, लेकिन उसमें और भी तो पता चले, और भी क्या है, बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे उसमें और भी ज़्यादा विंग्स होते हैं कि अच्छा इस फील्ड में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाती, छोटी छोटी चीज़ों में रिसर्च हो जाता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। बस वही बात है, क्यों होता है? इससे नवाचार आ सके, ठीक है, इनोवेशंस हो सके। तो कैसे किया जाना चाहिए और क्यों ये अनिवार्य होते हैं उच्च शिक्षा में नवाचार? तो ये बताया, संस्थाओं का समेकन और विस्तार, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। कैसे किया जाना चाहिए, क्या बताया जा रहा है? द फॉलोइंग शुड बी डन, यानी कि इनोवेशंस के लिए, इनोवेशन इन द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, द फॉर द इनोवेशन यानी कि नवाचार के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये बता रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज एंड डिपार्टमेंट्स, स्वायत्त महाविद्यालयों और विभागों का विकास कर दो, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का समेकन और उसका विस्तार करो, फिर डिजाइनिंग ऑफ कोर्सेस, पाठ्यक्रमों को डिजाइन करो, यानी कि डिजाइनिंग ऑफ कोर्स होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। फिर ट्रेनिंग ऑफ टीचर, शिक्षकों को प्रशिक्षित करो। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। स्ट्रेंथन करो रिसर्च को, सुदृढ़ीकरण, ठीक है। ये नहीं कि बस ढीला ढाला लचीला चल रहा है, रिसर्च हो गया, मतलब कि एक ही टॉपिक को लेकर के बैठे और इतने दिन से बैठे, मतलब हालांकि रिसर्च में समय लग रहा है लेकिन उसमें क्या होना है? स्ट्रेंथनड होना चाहिए। रिसर्च क्या होना चाहिए? उसमें सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, ठीक है, तभी नवाचार आएगा। अदरवाइज आएगा क्या? नहीं आएगा। तभी तो दूसरे देश क्रेडिट लेते हैं, वहाँ तो बहुत सारे पेपर पब्लिश होते हैं, लगातार पब्लिश होते जाते हैं। हमारे देश में क्यों हमारी सरकार के द्वारा पीएचडी को क्यों अभी हाल ही में इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि रिसर्च हो नहीं रहे हैं, जिस मतलब कि जैसे इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, इंडिया में उधर रिसर्च नहीं, इसीलिए हमारी सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जिससे रिसर्च एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए, इंक्रीज हो, ठीक है। फिर क्या है? दक्षता में सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, दक्षता में भी, एफिशिएंट वे में फिर एजुकेशन मिलेगी ना, एफिशिएंट वे में तो क्या मिलेगी? यानी कि क्वालिटी एजुकेशन भी डिलीवर होगी। जब यदि इफेक्टिवनेस है, दक्षता है, तो क्या होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, उच्च शिक्षा, ठीक है। इसीलिए ये सब किया जाना चाहिए। फिर क्या बताया जा रहा है? अब आ जाइए ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिस्टेंस लर्निंग में। ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसको ये सेशन को हम ना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ, इसको हम लोग कल के पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। लेकिन जाने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, आप लोग हमारी एनर्जी हो, आप लोग
आपकी ओर से आप जितना शेयर करेंगे, और क्योंकि वो हमको मोटिवेट करता है कि स्टूडेंट्स की डिमांड है, स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं वीडियो, तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।